हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी और आप सभी का वापस से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप स्क्रीन पे देख के समझ ही चुके होंगे कि अब हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, वही हिंदी जो कि हम डेली हमारी जो कन्वर्सेशंस होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूँ कि अब हम ग्रामर यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे भी बात करने के करते नहीं है तो फिर अब हम ग्रामर क्यों पढ़ेंगे? तो भाई ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, जो भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं, वो हम कहाँ से करते हैं? हमारी एक पर्टिकुलर ग्रामर होती है जो कि हम उनसे अनअवेयर होते हैं। ठीक है, अवेयर नहीं होते हैं। आज हम हो जाएंगे। अब हम हमेशा इंग्लिश ग्रामर पढ़ते आए हैं, आज से हमें पढ़ना है हिंदी ग्रामर। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हम बातें जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो आपकी जो 9th क्लास में जितनी भी चैप्टर्स है, वहाँ से जैसी भी ग्रामर आने वाली है, जो भी उसके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, हम सारे वो पढ़ेंगे। सॉरी, हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीखेंगे। और सीखेंगे क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो हमें उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअली पढ़ना होता है क्योंकि वो हमारे लिए रिवीजन होता है, लेकिन जब हम एक बार अच्छे से सीख लेते हैं तो सेकेंड टाइम क्या होता है कि बस हम उसे नॉर्मली रफली पढ़ लेते हैं और निकल जाते हैं। और जब सीख लेंगे तो वो हमें लाइफ टाइम के लिए काम आने वाला है। तो 9th में कुछ ग्रामर है, उसके बाद में आप 10th भी देंगे, और जब 10th देंगे तो फिर आप 11th में भी जाएंगे, 12th। तो आपको ग्रामर जो है पूरी 4 क्लास तक के आनी चाहिए। और ग्रामर तो भाई डिसाइडेड होती है ना, बस लेवल आगे पीछे होता है। तो अभी से हम जितना भी बेसिक लेवल है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी सीखेंगे, ताकि आपको ये जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है कि आज आप पढ़ने वाले हैं, देन आपको 12th तक की सारी चीज़ें मदद करने वाली है। तो हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो हम वो सारी चीज़ें जो नेसेसरी है आपके एग्जाम्स में आने वाली है, उन सभी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। लाइक आपका उपसर्ग प्रत्यय जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, आपके समास, संधि, अलंकार, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारा पत्र लेखन, एसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीखेंगे, ताकि हम अच्छे से हमारा एग्जाम क्लियर करें और साथ में हमें नॉलेज भी हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज हमें पढ़ना है शब्द निर्माण, जिसमें हम समास, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शब्द निर्माण, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन। तो भैया वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन तो समझ ही गए होंगे आप बातों से ही कि जब हम अलग अलग शब्दों को, अलग अलग अल्फाबेट्स को मिला करके कोई वर्ड बनाते हैं तो वो वर्ड होता है। और जब हम ढेर सारे वर्ड्स को बना ले तो वो क्या हो गया? शब्द निर्माण हो गया। जैसे कि मैंने अपना नाम लिया ज्योति, ज्योति, राइट। तो यहाँ पे इतने सारी चीजों को मिलकर के एक वर्ड बना है ना, JYOTI। यस, JOTI नहीं करना है, JYOTI है मेरा नाम। ओके, तो यहाँ पे इनको मिला के मैंने एक वर्ड बनाया जो कि था ज्योति। ठीक है, ऐसे ही जब हम अलग अलग और भी वर्णों को और शब्दों को मिला करके कोई वर्ड बनाते हैं तो वो होता है हमारा शब्द निर्माण। कि आप शब्दों को कैसे निर्माण करते हैं? जैसे मैंने कहा, तो मैंने कहा, इट्स अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस हो गया, दो शब्दों को मिला के या दो से अधिक शब्दों को एक मीनिंगफुल जब हम सेंटेंस बनाते हैं या मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो वो हमारा वर्ड कहलाता है। ऐसे नहीं कुछ भी ती, ज, प, ध, पता नहीं वटेवर, है ना, इस टाइप से हम कुछ भी चीजें नहीं उठा सकते हैं। ओके, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, आगे फिर बात करते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि भाई हम इतनी सारी ग्रामर्स क्यों पढ़ रहे हैं, पहले वो कर लूँ मैं क्लियर। तो देखो, हर किसी को पता है कि आपका जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है तो वहाँ पे कुछ चीजें आती है, आपका जो लेसन्स होंगे वहां से क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उससे रिलेटेड होंगे, और आपका 35% आता है ग्रामेटिकल पोर्शन। ठीक है, जिसमें से आपको, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो ये आपको मदद कर देगा आपके पासिंग नंबर तक के पहुंचाने के लिए। वो ग्रामर तो आनी ही चाहिए। और बिकॉज हम लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारी मदर टंग है, तो हम क्या करते हैं, हमें वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, हमें उसके वर्ड्स अच्छे से आए, उसकी ग्रामर अच्छे से आए, तो इसलिए भी सीखना है। और उसके बाद में आपको पासिंग नंबर दे रहा है। सेकेंड, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप चैप्टर्स तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ में आपको ये क्या करेगा, आपके परसेंट इंक्रीज करने में भी मदद करने वाला है। ठीक है, अगर आपने 50%
आपने चैप्टर्स पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, कभी कोई चैप्टर छूट भी गया तो आप कोशिश करें कि वहाँ की ग्रामर पोर्शन जो है वो आप पूरा कर ले, क्योंकि ग्रामर ऐसी है कि भाई वो आनी ही आनी है। और अगर आप अभी मेरे साथ में ग्रामर सीख जाएंगे तो क्या होगा, आपके ये मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे 2 in 1 काम हो रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट कि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए सीख रहे हैं अभी, ताकि हम सीख जाएंगे तो आगे चल के हमें इन चीज़ों को सिर्फ रिवाइज करना होगा, पूरा फिर से डीप नहीं पढ़ना होगा। तो हम सीखेंगे, हम चीज़ों को बनाना सीखेंगे, चीज़ों को सॉल्व करना सीखेंगे, ना कि उसे याद करेंगे या रटेंगे। ठीक है, जब हम सीखने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ें याद होते जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही हो गया कि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको याद कर रहे हैं, तो बेनिफिट होने वाला है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। 9th में है तो 10th में भी काम आएगा, 11th में भी, 12th में भी, डिपेंड करता है आगे आप किस में फ्यूचर बना रहे हो, अदरवाइज वहां पे भी काम आएगा। सेकंड आपकी रेगुलर लाइफ है, उसका है तो आपको काम आने ही आने वाला है। आपके परसेंट, थर्ड आपका यहाँ पे परसेंट इंक्रीज कर रहा है, पासिंग मार्क दिला रहे, तो भाई और क्या चाहिए। तो चले हो जाए शुरू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। शब्द निर्माण या वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम इसकी संरचना कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि नए शब्दों की बनावट और उनके गठन से उसका मतलब होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज, जैसे वर्ड, यहाँ पर अगर मैं वर्ड की ही बात कर लूँ तो क्या हुआ, WORD से मिलके मेरा एक वर्ड बनता है। या फिर मैं किसी और की बात कर लूँ, चलो ये बनावट वर्ड को पिक कर लेते हैं, ब खाली ब लिया, देखो मैं आपको वर्णमाला भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ब खाली ब, देन न में आ की मात्रा ना, फिर व, और ट खाली ट, बनावट मतलब क्या लिया मैंने, एक ब लिया, उसके साथ में एक स्वर भी यहाँ पे आया है, मीन्स बोल सकती हूँ वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों चीजें आई है, देन अगेन स्वर। तो इन सारी चीजों को मिला के मैंने एक वर्ड फॉर्मेट किया है, या मैंने एक शब्द का निर्माण किया है। आई होप यहाँ तक एक क्लियर चीजें हो गई है। तो लेकिन वो मीनिंगफुल होने चाहिए, उसका कोई अर्थ बनना चाहिए कि मतलब मैंने जब इतनी सारी चीजों को मिलकर के बनाया है तो कोई ना कोई एक नया वर्ड क्रिएट हो रहा है ना, मीनिंगफुल है, उसका कोई अर्थ निकल रहा है। तो ये हो गया। अब शब्द जो होते हैं हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसमें 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट रूढ़ और दूसरा होता है यौगिक शब्द। ठीक है, तो रूढ़ शब्द जो है वो हमारे लिए अभी नहीं है, तो हम और वैसे भी हिंदी में जहाँ तक ये होता है यूज, तो वो यौगिक शब्दों को लेकर के यूज किया जाता है। जितने भी यौगिक वर्ड्स होते हैं उन्हें ही यूज किया जाता है। रूढ़ शब्दों का बहुत ही कम प्रयोग है, आपके एकदम हाई लेवल पे बात की जाएंगी। सेकेंड थिंग, मैं वैसे कभी पढ़ाया था, मुझे याद है 10th में वो इतना शानदार पढ़ाती थी कि हमने 12th में भी जा करके उनसे कहा कि मैम प्लीज़ ग्रामर तो एटलीस्ट आप कवर करा दीजिए, थोड़ा तो कवर करा दीजिए, क्योंकि सोचो हिंदी में कोई नहीं कहता है कि हिंदी हमें पढ़ना चाहिए, और हमने हमारी टीचर से कहा था कि मैम प्लीज़ आप ग्रामर कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि लेवल थोड़ा अपडेट होते जाता है ना। तो वो इतना शानदार पढ़ाती थी, और उसमें से कई चीज़ें मुझे आज भी याद है, क्योंकि उसे बार बार पढ़ना नहीं पड़ा था। जैसे कि कई अलंकार, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको अतिशयोक्ति अलंकार बताया था, तो वो चीज़ आज उन्होंने पहले ही बताई थी। झिंगुरिया सी अंगूठी, कंगना मोही की, इतनी बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ें बोल रहे हैं। जैसी कई चीज़ें हैं जो हम हमारे स्कूल टाइम में पढ़ते हैं, तो ये स्कूल टाइम में पढ़ा वाला आपको लाइफ टाइम काम आना चाहिए। तो हमें ऐसे पढ़ना, और मैं भी ऐसे ही कोशिश करने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें रूढ़ तो नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है यौगिक शब्द। ठीक है, अब यौगिक शब्दों में ही हमें उपसर्ग और प्रत्यय की डेफिनेशंस भी देखने को मिलेंगी। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ये भी हम अभी धीरे धीरे जो है चीजें देखते जाते हैं। अच्छा, प्रतिवेदन। ठीक है, प्रतिवेदन, ऐसे एक शब्द मुझे पता नहीं सडन नॉक हुआ, अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पे अगर आप डबल डबल ये करें तो जैसे आप यहाँ पे स्किप करते हैं, हम आगे चल के चीजें देखते हैं। तो अब हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको वर्ड फॉर्मेशन तो पता चल गया होगा कि शब्द निर्माण क्या होता है। डोंट वरी, इसकी डेफिनेशन शायद ही आएंगी, बस कुछ एग्जांपल्स पूछे जाएं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि यौगिक में हमें पता है, यौगिक में हमें पता है कि हमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही पढ़ने हैं। तो अब उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, ये पढ़ने के लिए ना पहले इसे है इसको स्किप करते हैं, फिर बात करते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं। देखो, उपसर्ग जब आप लिखेंगे तो यहीं से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या रहे, उप वर्ड। ठीक है, पहले क्या रहे, उप वर्ड, पहले ना, मतलब ये एक बड़ा वर्ड है, तो हम इसको क्या करें, और पहले डेफिनेशन बता दो फिर करती हूँ। तो सर्ग 2 मिलकर के बन रहे हैं कि एक पहले वाला उसके बाद की उसकी डेफिनेशन बना करके कोई चलेगा। मतलब पहले अगर कोई शब्द है उसके पहले हम कोई और शब्द लगा देते हैं जिससे उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। वो जो शब्द होते हैं ना पहले, जैसे प्रतिवेदन, तो उसमें प्रतिवर्ड जो था, है ना,
तो वो क्या था, संवेदना। ठीक है, तो उसमें जो सम और प्रति वर्ड है वो क्या चीजें हो गई, वो उसका उपसर्ग होगी कि वो किसी शब्द के आगे लग करके उसकी डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर अब अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय वो बाद में आ रहे हैं, तो प्र, देखो यहाँ पर प्रत्यय ऐसे रखेंगे ना, ये मतलब प्र नाम आ रहा है तो यहाँ पे इससे ये लंबा शब्द है तो इसको हम पहले लगाएंगे, ये छोटा शब्द है इसको बाद में लगाएंगे। इस तरीके से कोई भी अपने लॉजिक दौड़ा सकता है लेकिन सही डेफिनेशन के साथ में। तो प्रत्यय क्या होंगे, वो शब्द जिसको हम बाद में लगाए। ठीक है, कोई भी शब्द है उसके बाद में अगर हम उसके मतलब कोई वर्ड है उसके बाद में उसको जोड़ दिया जाता है, सॉरी हाँ, तो उसके बाद में जब उसे जोड़ दिया जाता है तो उसका भी मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इनमें मोस्ट ऑफ जो नए स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में चीजें पढ़ते हैं तो वहां पे डाउट हो जाता है कि प्रत्यय का मतलब कहीं सामने लगाना तो नहीं हुआ, उपसर्ग का मतलब पहले तो नहीं हुआ, तो उप मतलब पहले होता है ना, तो उपसर्ग मतलब पहले कोई वर्ड लगाना है तो उसका सुफिक्स और प्रीफिक्स इंग्लिश की डिक्शनरी से भी समझ सकते हैं। तो चलो उपसर्ग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इतने सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपको ऑटोमेटिकली सारे जो है ना, मतलब आपके सिलेबस में जितने हैं वो सारे ही के सारे बनने लगेंगे, और हम इतनी सारी प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है और उपसर्ग कौन कौन से हैं। और आपसे कोई भी कोई शब्द दे दिया जाए तो आप डेफिनेटली मतलब अपने मन से उसका उपसर्ग बना करके मतलब उस वर्ड का उपसर्ग फाइंड आउट कर सकते हो, या उस उपसर्ग से आप अपना एक नया शब्द निर्माण करके लिख सकते हैं। तो उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग क्या हुआ, उप, इसका मैं दो मीनिंग निकालू, एक तो पहले का भी हो सकता है या समीप का भी हो गया, ठीक है, यही लिखा हुआ है सर्ग। ठीक है, मतलब साथ करना, सटी करना, इस तरीके से बोल दूं तो क्या हुआ कि किसी नए शब्द को ला करके बनाया गया एक नया शब्द, मतलब सामने। ठीक है, समीप आप पास में लाना तो ये पीछे वाला भी हो सकता है, लेकिन आप सामने लगाए, ठीक है, कि शब्दों को आप लेकर के आ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वो उपसर्ग हो गया। ठीक है, फिर जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जोड़कर उसकी परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। क्लियर, कि कोई भी ऐसा वर्ड है उसके सामने अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं जो उसकी डेफिनेशन को बदल दे रहा है, उसके अर्थ को बदल दे रहा है, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिकली कोई डाउट होगा तो वो क्लियर होते जाएगा। अब देखो भाई, इतने सारे जो है, सबसे पहले हम देखते हैं अति के साथ में। ठीक है, अति, जैसे अति का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं ना अति मत करो, अति मत करो, है ना, तो वो होता है अति का मतलब होता है अधिक। अब हमें पता है कि अति का मतलब तो होता है अधिक। ठीक है, तो अब इसके साथ में क्या होगा, अब हमको इसके साथ के ढेर सारे वर्ड्स बनाना है कि सामने वाले ने आपको एग्जाम में दे दिया सपोज कि अति से दो उपसर्ग बनाओ, मतलब ऐसे क्वेश्चन, निम्नलिखित उपसर्ग से दो दो शब्द बनाए। तो अगर आपके पास में अति है तो अति का मतलब आपको पता है कि क्या हुआ, वो अधिक होता है इसका मतलब। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अति का बनाना है रिक्त, रिक्त, और ऐसे शब्द को ही उसके साथ में जोड़ेंगे जिसका पहले भी अपना एक स्वरूप है, मतलब पहले भी उसका कोई मतलब निकलता है। जो भी उसके साथ शब्द जोड़ेंगे तो उसका पहले कोई मतलब बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बनाया है अतिरिक्त, तो अतिरिक्त बना हुआ है, तो अति के साथ में जब हमने रिक्त को ऐड किया, क्या हो रहा है भाई, अतिरिक्त, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, क्या हो रहा है, ठीक है, रिक्त का मतलब खाली, और जब हमने इसमें अति लगा दिया तो क्या हो गया, वो अतिरिक्त, है ना, बोलते हैं अतिरिक्त, अन्य, अलावा, तो ये वाला हो गया अत्यधिक। ठीक है, अब अत्यधिक बनाना है तो अब आप बात करेंगे कि भाई ये तो अत्यधिक है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पर मतलब अति, अति का तो वर्ड ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो अत्यधिक को जाकर के संधियों में पढ़ेंगे कि कैसे जो जब दो शब्द या दो व्यंजन, कोई व्यंजन और कोई वर्ण मिल करके साथ आ जाता है तो कैसे उसकी जो लिखावट भी होती है वो भी बदल जाती है। तो अत्यधिक को बनाने के लिए आप पहले क्या लिखेंगे, अति प्लस अधिक। ठीक है, मतलब पहले से क्या था, वो अधिक है, मतलब अधिक वर्ड लगाया, वो ऑलरेडी अधिक है, अति लगा दिया तो और अधिक हो गया ना, मतलब अत्यधिक मतलब और अधिक हो गया। एक सेकेंड, तो जब हम इसे लिखते हैं तो देखो यहाँ पर ये त में ई की मात्रा लगी है तो ई प्लस वो आधा त के फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या हो गया, अत्यधिक, अतिशय। इसी की तरह अतिक्रमण, कोई क्रमण करते हैं ना, मतलब किसी चीज को ये करना, तो अति लगा दिया, शीघ्र, बहुत जल्दी करना, तो अति लगा दिया मतलब अति शीघ्र, मतलब और ज्यादा जल्दी करो। अत्युक्ति, तो सेम ये जो अत्यधिक
के साथ में यहाँ पे अतियुक्ति, मैं वही वर्ड ज्यादा हाईलाइट करके बता रही हूँ जहाँ पे आपका डाउट क्रिएट हो सकता है। जैसे अत्यधिक वाला है तो यहाँ पे यही है कि जहाँ पे यहाँ पे संधि वाला हो गया, जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। देखो अति प्लस अल्प, ठीक है, अत्यल्प हो गया, अतिसार, कुछ नॉर्मल वर्ड जैसे अति प्लस सार, सार मतलब किसी चीज को क्या करना, एकदम शॉर्ट करना, ठीक है, मतलब एकदम सार कहना कंक्लूजन, तो वो हो गया, तो अति लगा दिया मतलब बहुत ज्यादा सार, अति सार, अतीव, अति प्लस ईव, एव सॉरी, है ना, तो ये क्या हो गया, अतीव हो गया। तो इस टाइप से आई होप आपको समझ में आया कि अति को लेकर के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और इसका हमेशा मतलब क्या जाएगा, अधिक, कि आप किसके भी साथ में इस वर्ड को जोड़ रहे हैं तो मतलब वो अधिक में है। क्लियर। इसी तरीके से एक वर्ड और आता है अधि, और अधि का मतलब होता है प्रधान, वो कहते हैं अधिपति, है ना, महाराज, महाराजा, धीराज, अधिपति पधार रहे हैं, तो पति मतलब वो तो होगा, लेकिन अधिपति मतलब यहाँ के साम्राज्य के महाराज वही हुए। यार ये हो क्या रहा है दिक्कत, वेट, हाँ जी, तो अति का मतलब होता है प्रधान, ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई कि हमारे पास में, और फिर घूम गया, ओके, प्रधान मतलब होता है, अब प्रधान या श्रेष्ठ भी देख सकते हैं, तो अधिकार, पहले तो कार है तो अधिकार में ला दिया, मैंने अभी लिया, कोई नियम है उसके आगे आपने अधिनियम लगा दिया, अध्यक्ष, तो यहाँ पर भी वही है जो अत्यधिक वाली बात हुई थी, तो यहाँ पे ये चीज हो रही है, अधिकरण, अधि प्लस करण, अधिकरण, अध्ययन, अधि प्लस अध्ययन, तो वो अध्ययन हो गया, अधिगम, अधिकृत, अधिनायक, अधिभार, ये जो अध्ययन वाला है ना, इसको हम संधि में बहुत अच्छे से समझेंगे कि भाई ये वर्ड ऐसे कैसे बना है, ठीक है, अध्यक्ष, और ये यार मैं इससे अभी हाईलाइट करके छोड़ दूंगी सारे, जैसे अत्यधिक हो गया, अत्युक्ति हो गया, अध्ययन, अध्यक्ष, तो ये वाले वर्ड्स में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ना संधि व्यंजन ये सब का काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो वर्ड लिखने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है, नॉर्मल की तरह नहीं होते हैं कि आपने अति धन अधिक लिखा तो अति अधिक हो गया, वो ऐसे नहीं होगा, वो अत्यधिक हो जाएगा। तो ये सारे रूल्स जो है वो हम संधि में एकदम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो वहां पे आपके पास में कोई डाउट ही नहीं बचेगा। अभी के लिए सिर्फ आप उसको उपसर्ग में याद रखें। देन आता है हमारे पास में अनु, देखो अभी हमने अधिक का मतलब अति का में अधिक देखा था, अब अनु का मतलब होता है क्या, पीछे, ठीक है, क्या हुआ, अनु का मतलब तो पीछे हो गया, अनुबंध, अनुचर, अनुसार, अनु प्लस सार हो गया, मतलब क्या हुआ, फूल के साथ में अनु लगा दिया, अनुकरण, अनुरूप, अनुशासन, कोई शासन है उसके साथ में अपने अनु लगा दिया तो वो अनुशासन हो गया, और अनुशासन के ऊपर हमने आंसर आर्टिकल राइटिंग में भी इस वर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। अनुरोध, अनुमान, अनुज, अनुवर्तन, अनुवंती, अनुदीन, अनुदार, अनुभव, अनुराग, अन्वेषण, तो भाई किसी कोई ना अपने भाई बहन के लिए यहाँ से नाम मत कैरी कर लेना, ठीक है। अन्वय, अनुभार, अन्वेक्षा, अन्वेक्षा इज मतलब अच्छा नाम है, अन्वीक्षण, अन्वेष्ट, अन्वेक्षक, ये सारे नाम जो है तो ये अनु के जितने भी उपसर्ग के साथ में है ये हो गए। देखो इतने सारे एक एक पढ़ने का मतलब यही है कि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आती जाए, और यहाँ से ये सारे पढ़ ले तो फिर एग्जाम में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल से बच जाए, ठीक है। अप का मतलब होता है बुरा, वो कहते हैं ना कि अपशब्द ना, मतलब अपशब्द ना कह कहीं बोलते ना कि प्लीज अपशब्द ना बोले, मतलब डोंट बी अ रॉन्ग वर्ड्स, इस टाइप से कोई भी चीजें जब जाती है तो बुरा मतलब अप का मतलब क्या होता है बुरा, और शब्द का मतलब क्या होता है शब्द, तो अपशब्द ना बोले जाए, मतलब बुरे शब्द ना बोले जाए, तो ऐसे ही हम डोंट बिहेव रॉन्ग इस टाइप से। ओके, अपयश की बुरा यश ना की हो, अपकार की बुरे उपकार ना अपकार ना करे, तो बुरे उपकार जो होते हैं वो ना करे किसी के साथ में। अपव्यय, बेमतलब का खर्च ना करे। अपहरण, अपमान, अपमान वो वही कि किसी का मान सम्मान में कोई हानि ना हो, कोई बुरा मतलब किसी के साथ में बुरा व्यवहार ना करे। अपवाद, अपशब्द, अपकीर्ति, अपवर्तन, अपशिष्ट, तो ये अपशिष्ट जो है वो अप और प्लस शिष्ट, हाँ इसमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। अपभ्रंश, अपवर्जन, तो ये क्या हुआ अप प्लस वर्जन। अपेक्षा, तो अपेक्षा वाला है ना ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे संधि वाला जो है, मैं वही चीजें देखना भी चाहती कि कहाँ पे आ रहा है, तो ये जो संधि वाला है एक सेकंड में ये सारे, इसको शायद पेन चेंज करूँ क्या, तो ये अपेक्षा, तो अपेक्षा वाला कैसा है कि अप लिखा हुआ है आपने प्लस अब एक सेकंड में बंद, हाँ जी, तो जो उपेक्षा है
तो ये किससे बना है? अपेक्षा सॉरी, अप धन उपेक्षा से मिलकर के अपेक्षा बना हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि ये प है और ये अ है, तो कैसे हो गया? तो उ है। ठीक है, तो उपेक्षा उ और प्लस हम संधि में ही जाकर के पढ़ने वाले हैं, तो ये अ प्लस उपेक्षा अपेक्षा हो जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें बाद के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के रखने पड़ेंगे, जो हम तब पढ़ेंगे। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा है। हो जाए भाई चालू। ये तो ज्यादा ही परेशानी करने लगा। तो हम अब पे भी आ चुके हैं। अब बात करते हैं अव की। तो अव क्या होते हैं कि अव मतलब नीचे, अवनति बोलता है ना कि आप मतलब उतनी उन्नति ना करें कि आप सॉरी आपकी उन्नति जो है वो नीचे ना हो जाए। तो अवनति कहते हैं ना कि आप कहीं डेवलप्ड कर रहे हो तो वो नीचे, आपकी ग्रोथ नीचे होने लगती है, इट्स अवनति। तो इस तरीके से जब आप किसी के साथ में ऐसे शब्द जोड़ते हैं तो वो इस टाइप का हो जाता है, मतलब नीचे, बुरा, हीन, इस टाइप की डेफिनेशंस निकलती है इसके साथ में। ठीक है, तो अवनति कौन कौन से निकलेंगे भाई? अब तो आजा। ओके ओके भाई, संबोधन मैंने अभी इस चीज के लिए किया हुआ है। ओके, गेन करना पड़ेगा, लगता बुरा मानेंगे। हाँ जी, तो अव का मतलब क्या होता है? नीचे, हीन, बुरा, ये सारे मतलब जो है इसके लिए निकले हुए हैं। फिर अब हम इसके साथ में क्या क्या चीजें बनाएंगे? गुण, अवगुण, मतलब अव एक वर्ड है, सेकंड वर्ड आपके पास में क्या है? गुण है, मतलब गुण मतलब क्या? किसी की प्रॉपर्टीज, किसी के बारे में चीजें। तो अव से क्या हो गया? मतलब उसके बुरे गुण, राइट? मतलब उसमें कहते हैं कितना अवगुण इंसान है, मतलब उसमें कितने ज्यादा बुरे गुण हैं। अगर आप वहीं पे सद लगा देंगे, सतगुण, मतलब कितने अच्छे गुण हैं। तो शब्दों का फेर होता है। ठीक है, अगर मतलब यहीं पे एक वर्ड है, इसके साथ में आप दो उपसर्ग दिए हुए हैं, एक तो आपको अव लगाना है, सेकंड आपको सद लगाना है। अगर आप सद बना लगा रहे हैं मतलब वो इंसान बहुत अच्छा है, अगर आप अव लगा रहे हैं दैट मीन कि वो इंसान बहुत ज्यादा बुरा है। अवतार, अव धन तार, मतलब तो क्या हुआ कि उसका बुरा अवतार। अवनति वही अव धन उन्नति, यहाँ पे ये दो वर्ड्स मिलकर के बनते हैं कि आप वहां पे उन्नति जो है ये शब्द लगाए उसके साथ में, तो अव धन उन्नति। तो क्या हो गया कि मतलब सामने, मतलब उसकी जो उन्नति है वो बुरी हो रही है, वो नीचे जा रही है ना। अवधारणा, कोई गलत धारणा, मतलब क्योंकि क्या हो गया? नीचे, गलत, बुरा, ये। और धारणा मतलब किसी से रिलेटेड कोई गलत धारणा। अवशेष, अवसान, अवकाश, अवमूल्य, अवसाद, अवधान, अवलोकन, अवसर, अवचेतना, अवाप्ति, अवगत, अवज्ञा। अवाप्ति को भी आपको रिपीट पढ़ने को मिलेगा। अवज्ञा, अवस्था, अवमानना। तो इस टाइप के आपको अव से जो रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे हमने अ वाले से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है वो ऑलमोस्ट जो है वो कवर कर लिए हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप, अव, ये वाले सारे। हाँ जी, अब एक ट्विस्ट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक के, हाँ वो थोड़ा इरेज करने के लिए ऑफ करना ही पड़ा बिकॉज थोड़ा इशू हो रहा है। तो ये जितने भी अभी हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, ये सारे हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है ना, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग, अत्युक्ति, अत्यल्प, अत धन अल्प, अति धन अल्प, ठीक है, अतिसार, तो ये थोड़े संस्कृत प्रोनाउंस भी हो रहे हैं। तो हम सारे ही जितने प्रत्यय उपसर्ग भी पढ़ रहे हैं वो सभी संस्कृत के हैं, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे संस्कृत के, हिंदी के, कुछ अरबी के जो इंग्लिश लैंग्वेजेस से रिलेटेड होते हैं, तो ये सारे की सारे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है? संस्कृत वाले उपसर्ग है। इसके बाद में थोड़े और एग्जाम्पल्स के बाद में हम करने वाले हैं हिंदी के उपसर्ग। तो चलो इसके थोड़े से और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रति, अब प्रति मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना प्रति, मैथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वहां पे कोई क्वेश्चन, प्रत्येक को है ना इतने मिलने चाहिए, तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ठीक है, मतलब ही क्लियर हो गया। प्रत्येक। भाई काहे दिक्कत हो रही है? यहीं पे लिखा गया, कोई इशू नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है। सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा जमा के बोलना अच्छा लगता है कभी कभी।
प्रत्येक होता है, और इसके साथ में आप कोई भी ऐसा शब्द बनाएं तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाँ कभी कभी प्रत्येक मतलब उल्टा भी होता है, ठीक है, प्रत्योत्तर इसमें कि कोई उल्टा जो है ना, उल्टा सा मीनिंग वो भी निकलता है। तो आप ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजों को रख करके वर्ड बना सकते हैं जिससे इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। प्रति मास मतलब हर महीने, ठीक है, मास मतलब क्या होता है, महीना होता है, मंथ, ठीक है, तो एवरी मंथ ये बोल सकते हैं आप यहाँ पे, एवरी मंथ जो होता है तो आप इसको रख करके कर सकते हैं, मतलब प्रति महीने। फिर उसके बाद में अब चीज आती है जैसे प्रतिरोध, किसी का आप प्रतिरोध कर रहे हो, मतलब उसको रोक रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे प्रति के मतलब दो हो रहे हैं, एक तो उल्टा या विरोध भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब रोध करना, किसी को रोकना। फिर क्या हुआ, प्रतिलिपि, प्रतिग्राम, प्रतिज्ञा, प्रत्यावर्तन, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, मतलब हर जगह प्रति लग रहा है, प्रतिभा, प्रतीक्षा, ये हो गए। इसी के तरीके से आप प्रति में से त हटा दो तो ती हटा दो तो एक उपसर्ग बन जाता है हमारे पास में प्र का मतलब होता है अधिक या आगे या उत्कृष्ट, ठीक है, प्रबल, बहुत ज्यादा प्रबल, अधिक मतलब तो उसका हो ही रहा है ना प्र का, तो बल के आगे प्र लगा दिया, मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा बलवान, बहुत ज्यादा पावरफुल, है ना। फिर उसके साथ में प्रथम मतलब पहले, सबसे पहले रहने वाला, आगे रहने वाला, उत्कृष्ट होने वाला, एक्सीलेंस। प्रदान, प्रकार, प्रयोग, प्रचार, प्रक्रिया की प्र के सामने आप क्रिया लगा दी। प्रवाह हो गया, प्रपंच, प्रगति, प्रदर्शन, प्रलय, प्र में आप दर्शन ऐड कर दे तो प्रदर्शन हो गया, प्रलय, प्रमाण, प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रस्थान। इस तरीके से बहुत सारे आपके वर्ड जो है वो डेवलप होते जाएंगे। अब कहीं पे आपसे अगर पूछा जाए कोई वर्ड, जैसे प्रतिदर्शन पूछा है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, दर्शन शब्द है, और ये बन गया प्रतिदर्शन। लेकिन वहीं पे आपसे पूछा गया प्रबल, तो आप निकाल लेंगे कि प्र जो है वो यहाँ का उपसर्ग है, और बल जो है वहां पे मत सोचना बैठ जाना कि यहाँ कोई संधि तो नहीं हुई कि प्रति लग के वो प्रतिबल हो गया है, ठीक है। प्रति और प्र दोनों अलग अलग उपसर्ग है अपने आप में। उसी तरीके से फिर आता है एक उपसर्ग वी। अब आप कहेंगे वी कैसा उपसर्ग है कि कहीं पे भी लगा दिया, तो जी हाँ, एक वी जो है उपसर्ग है, और वी किसी चीज की स्पेशलिटी को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है, मतलब वो बताता है कि ये विशेष है, तो ठीक है। इसका एक और मतलब क्या हुआ कि अभाव, अगर वहां वो कहीं से एब्सेंस है तो उसके अभाव में या किसी को डिफरेंशिएट करने के लिए भी इसका मतलब निकाला जाता है कि प्रभिन्न, सॉरी वी का मतलब होता है भिन्न। तो अब इसके कुछ देखे, विभाग, वियोग, वियोग तो सभी को पता है, अभी हम वात्सल्य रस और वियोग रस दोनों पढ़ेंगे। विदेश, व्याकुल, विकृत, व्याकुल को हम वहां पढ़ेंगे, विपक्ष, विचार, विशेष, विराम। हाँ एक चीज, अब आप ये ना कहे कि मैम आप इतने सारे वर्ड्स तो कह रहे हैं कि आप वहां पे पढ़ेंगे, तो भाई अगर मैंने ये वर्ड्स को यहाँ बनाना समझा दिया तो आप उपसर्ग और संधि में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और इससे ज्यादा कंफ्यूजन अभी प्रत्यय में आएगा। तो अभी यहाँ सिर्फ इतना समझते हैं कि किसी शब्द के साथ में एक नया शब्द डला हुआ है तो वो एक और नया शब्द बन गया, ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ है तो। क्योंकि अगर हम वहां पे इसका फॉर्मेशन देखने जाएंगे ना संधि वाला, तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, और जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी तो हमें समझ नहीं आएंगी, और समझ नहीं आएंगी तो हम नहीं सीख पाएंगे। फिर लास्ट ऑप्शन क्या, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जो विलोम, विवाद, विवाह। देन आता है, देखो सम जो है, एक चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पे सम में ऐसा पहले ही दिया हुआ है कि यहाँ पे एक हलंत लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये जो लकीर लग रही है ना, तो आपको इसका मतलब मैं आपको एक टिप बता दूं कि अगर ऐसा आपको कोई शब्द बनाने के लिए दिया है तो वहां पे आप ये समझ जाए कि जो भी नए शब्द के साथ में ये बनने वाला है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम, इस तरीके का, तो ये हलंत लगा हुआ है, तो ये जहां पे भी किसी भी नए शब्द के साथ में मिल करके बनेगा तो वहां पे दो चीजें होंगी। क्या होंगी, एक तो वो आधा म बन जाएगा, मतलब उसका प्रोनाउंस तो म होने ही वाला है, तो कई चीजों पे आप उसको आधा म, या कहीं पे आप उसको ऐसी उसके ऊपर एक बिंदु बना करके लिखेंगे, मतलब उससे शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे वी के साथ हुआ, प्रति के साथ हुआ, इन सारे शब्दों के साथ में हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से शो करना होगा कि जब आप एक शब्द बना रहे हो सम, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, भी साथ के सत, ऐसा स तभी आया ना सतयुग, तो वैसे ही होगा, तो ये आ रहा है, तो इस ये अगर किसी के साथ जुड़ रहा है तो आपको वो आधा म बनाना होगा, या तो फिर आप उसके ऊपर बिंदु लेके जा रहे हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर, चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में, समझ में आ जाएगा। व्हाट हैपन, हाँ जी, देखो जैसे कि
संपूर्ण बना हुआ। अच्छा, सम का मतलब ही होता है संपूर्ण। वैसे संपूर्ण भी अपने आप में एक और बना हुआ है, ठीक है, एक अपने आप में एक वर्ड बना हुआ है, ठीक है, संपूर्ण। इसका मतलब होता है संपूर्ण, उत्तम, अच्छी तरह, बहुत अच्छी चीजें। तो इस तरीके का तो हम संपूर्ण को भी उठा सकते हैं, सम प्लस पूर्ण, तो क्या हुआ संपूर्ण। देखो, संसार और सम्मान दो चीजों को उठा के जाते हैं। अब यहाँ पे हमने सम प्लस सार लगाया, ठीक है, सम प्लस सार लगाया तो ये क्या बन गया, संसार, ठीक है, ये संसार बन गया। सन मतलब जब बिंदी लगती है तो उसको प्रोनाउंस में न वाला संसार आप बोल के देखें तो इस टाइप का वर्ड प्रोनाउंस होगा। और अगर मैं उसी के साथ में सम के साथ में मान लग जाएगा, मान मतलब जब मैं उसको बोल रही हूं तो वो आधा मौसम मान, आप इसको प्रोनाउंस करके देखें तो आधी चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। सम्मान, और वो क्या हो, संसार मतलब न और म की बात हुई, यहाँ पे आधा म प्रोनाउंस हो रहा है और यहाँ पे न प्रोनाउंस हो रहा है। चलो और भी एग्जांपल्स के साथ में हो जाए तो ये बात क्लियर होगी कि जहाँ पे नीड पड़े तो आपको न का प्रोनाउंस देना है, और जहाँ पे नीड पड़े वहां पे आधा म का जाता है। संसार, सम्मान, संबोधित। लेकिन अब यहाँ पर अब बात करेंगे कि भाई संबोधित को तो ऐसे लिखते हैं, तो संबोधित को भाई साहब ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। संबोधित जो है, संबोधित ये वाला करेक्ट हुआ क्योंकि हम संबोधित ऐसे लिखते हैं, ठीक है। संबोधित को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत प्रोनाउंस आएगा। मतलब आप क्या, आप जो है बिंदी और आधा म ऐसा नहीं सोच सकते कि दोनों तो एक ही मतलब उपसर्ग है, तो आप कहीं पे भी कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ये कहीं पे भी कोई सा भी यूज नहीं होने वाला है, मतलब जहाँ पे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वहीं पे आप उसको वैसे यूज कर सकते हैं। क्या हो रहा है, वैसे संबोधित वो भी लिख सकते हैं, मतलब कई जगह वही चलता है, ठीक है, संबोधन। हाँ मतलब मोस्ट ऑफ जगह सही इसी को, वो गलत होता है। देखो, सम्मति, संवाद, दोनों प्रोनाउंस हो रहा है, मतलब कहीं कहीं पे संसार इस टाइप का। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दो चीजें हो रही है। आपने यहाँ पे संसार पढ़ा था और आपको यहाँ पे संवाद पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे संगति पढ़ना है, यहाँ पे न, मतलब डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे संगति, न का हुआ संगम, न यूज है संकल्प, संशय, ठीक है, संचालन, संविधान, संविधान। अच्छा एक चीज फिर से, अब यहाँ पे म का प्रोनाउंस हो रहा है संविधान, संविधान, ठीक है। लेकिन अब क्या म हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम संविधान में इस तरीके से उसको लिख दे, नहीं है ना, कि संविधान को आप किस तरीके से लिख देंगे, इस टाइप से आप लिख नहीं सकते कि स फिर आधा म या पेंटेब नहीं। देखो, संविधान को आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, आपको संविधान को बिंदी के साथ में ही लगाना है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है कि जो बार बार मतलब थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है, थोड़ा कंफ्यूजन। संपर्क, संसद, फिर दिक्कत भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे सम और सन में थोड़ा सा दिक्कत होगा जो चीजें हैं, लेकिन इसकी ये जो प्रैक्टिस है ना, जैसे संशय पढ़ रहे हैं तो ये एक मतलब आपकी प्रैक्टिस और आपकी रिपीटेशन के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं अपी, ठीक है। अपी का मतलब होता है निश्चय करना, और भी, अपितु मतलब और भी, है ना, मतलब लेकिन, ऐसा वो इस टाइप का हो जाता है। अपिधान, अपिहित, अपिबद्ध, अपिव्रत, इस टाइप के वर्ड होता है, मतलब कोई निश्चित करना। जैसे अपितु, लेकिन कहना परमाते, अपितु समस्या ऐसी है, बस वही वाला, ठीक है। इतने छोटे छोटे सही सही बहुत इंटरेस्टिंग आए थे। तो अब वैसे आता है एक वर्ड सु, और सु का मतलब होता है अच्छा, अधिक, सरल। सुयोग वर, कहते हैं ना, सुयोग कन्या वधू वर मिल जाए, मतलब बहुत अच्छी, कि वो योग्य हो, बहुत योग्य हो, बहुत अच्छी हो, इस टाइप से। सुपुत्र, कि बहुत अच्छा पुत्र, क्योंकि सु लगा है मतलब अच्छा, बहुत अच्छा पुत्र। सुगति, सही रास्ते पे चल रहे हो, सुगति, सुबोध, सुपुत्र, सुकन्या, सफल, सुकाल, सुकर्म, मतलब कोई भी चीज को अच्छा करना था आप उसके साथ में क्या लगा दे, सु लगा दे। लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि प्र का मतलब भी अधिक होता है, तो जरूरी नहीं कि जहाँ पे, क्योंकि सबके अलग अलग मतलब के साथ में, कि वो करेक्ट वर्ड के साथ में किस तरह से फिट होते हैं वो चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे अच्छे गुण, है ना, प्रगुण, तो ऐसे तो नहीं लगा सकते, सुगुणी लगेंगे। सुनीता, सुलक्षण, सुपारी, सुचारू, सुपुत्री, सुरण्य, सुदूर, स्वागत, यहाँ पे ये वर्ड वही, सु प्लस अवगत, स्वागत, सुमंत्र, सुनार, सुशील,
इस टाइप के। तो ये जितने भी वर्ड्स थे अभी तक के हमने कौन से पढ़े, हम पढ़ रहे थे संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ फिनिश होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। शायद ही एक या दो कोई वर्ड छूटे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस या लूसेंट से जितने भी कवर हो पा रहे थे मैंने सारे की सारे यहाँ पे कवर कराए हैं। तो आप 2 बार अगर इसको फुल्ली स्पीडली में भी देख लेंगे, एक ही बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको चीजें अपने आप आ जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग के ऊपर। ठीक है, अब हिंदी के उपसर्ग आपको थोड़ी सी बहुत ही सहूलियत जरूर जाएंगी। जैसे सबसे पहला है मतलब आप ये नहीं बोले कि मैम आप स्वर व्यंजन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो का मतलब होता है रहित होना किसी चीज से। अब आप नॉर्मली पढ़ने जाएंगे तो का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी स्वर्ण की जो शुरुआत करते हैं तो वो हमारा है। बट यहाँ पे अगर हम का मतलब देखें, निषेध के रूप में मानते हैं कि किसी चीज के लिए निषेध का अर्थ हो गया, रहित का हो गया, मतलब इस चीज से रहित। अवचेतन, ठीक है, हमारा जो चेतन मन है तो वो कहते हैं ना अवचेतन मन। अजान, अत्ताह, असाध्य, अकाट्य, अटल, अलग, अछूत, अभागा, अमर, अज्ञान, अमोल, अमर्त्य, अधर्म मतलब धर्म से रहित, अधर्मी मतलब जिसमें धर्म ही नहीं हो, अकाल, अतुल, अतल, अरुचि, अवनैतिक मतलब हर किसी के साथ में क्या लग गया है और इसने क्या किया, इस ने इसका जो गुण था उसको रोक दिया। मतलब जो भी मेन आपका मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है तो उससे रहित करने के लिए, जैसे अकाल, ठीक है, काल के विरुद्ध क्या जा रहा है, अकाल। अजन्मा मतलब जन्म के विपरीत अजन्मा मतलब वो जन्मा ही नहीं है, मतलब का लगा रहे हैं। अकारण मतलब पहले एक रीजन था अब वो विदाउट रीजन हो गया, लगाने से क्या हो गया, अकारण। अकारण ही आप बातें कर रहे हैं। अहित, पहले हम हित साध रहे हैं लेकिन उसमें लगा दी तो क्या हुआ कि आप उसका हित हैं, बुरा कर रहे हैं, अहर्ता, इस टाइप से। क्लियर। देन आता है अन का मतलब होता है अभाव या निषेध, सेम मतलब जो चीजें वहां पे रहित, लेकिन यहाँ पे क्या किया था, उससे रहित और उसका अभाव होना, मतलब वो भी रहित होना, निषेध होना, तो अनपढ़। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से शब्दों का प्रयोग कहाँ पे होगा। जैसे प्रति और सु का मतलब दोनों का अधिक था, लेकिन फिर भी हमने डिपेंड किया अकॉर्डिंग टू वर्ड किया कि उसको कहाँ यूज करना है। उस तरीके से मतलब क्या हुआ कि जो पढ़ नहीं सकता, अन प्लस पढ़ मतलब जो पढ़ नहीं सकता वो क्या हुआ, अनपढ़ हो गया। अनजान मतलब जो जान पहचान वाला नहीं है, जिसके जान पहचान का नहीं तो वो अनजान हुआ। अनबन, अनमोल, अनमेल, अनहित, अनसुनी, अनकही, अनहोनी, अनदेखी, अनमना, अनखाया, अनचाहा या अनसुना। क्लियर। देन आता है अध। अध का मतलब होता है आधा, नाम से क्लियर हो रहा है। अध, अध पका कहते हैं ना कई बार, अध, ओ वाओ ग्रेट, यहीं पर कि खाना अध पका है, चुड़ा नहीं है, मतलब वो आधा पका हुआ है। आधा मरा हुआ है, अधमरा। आधा जला हुआ है, अध जला। अध खिला वो पूरा नहीं खिला है, वो आधा खिला है। अध कचरा वो आधा कचरा पड़ा हुआ है। फिर आता है आप। आपका मतलब होता है आप स्वयं, ठीक है, स्वयं शंभु, इस टाइप से। तो आप बीती मतलब स्वयं पे बीती, ये सेल्फ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप काज, स्वयं का काज। हाँ, लेकिन एक चीज, जहाँ पे आप ये आप शब्द लगा रहे हैं ना, तो ये आप सामने वालों को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे आपका मतलब आप है, आप स्वयं है। माई सेल्फ मी वाला है ना, आई मी माई सेल्फ, वो वाली चीज होती है। तो आप बीती मतलब मेरी स्वयं की आप बीती, मतलब मेरे स्वयं पे जो गुजरी है, मेरी जो खुद की कहानी है, इट्स आप बीती। आप काज, मेरा स्वयं का काज, मेरा खुद का काम। काज मीन्स काम होता है, काजल मत कर लेना कि उसमें ल छुट गया था। आप कही मतलब स्वयं की कही, मैंने खुद ने जो कही है। आप खुद ने जो देखा है। आप सुनी, अपकार, अपनिधि मतलब मेरी खुद की जो निधि है वो आप निधि हुई। देन आता है ऊ। एक चीज नोटिस की, यहाँ पे जितने स्वर है ना आप उन्हीं को यूज कर लेंगे उपसर्गों में, ठीक है। ऊ, सॉरी टेबल हिल गया थोड़ा। ऊ का मतलब होता है उचक्का, उजड़ना, ठीक है। तो उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उभार। उनका हो गया कि एक कम, ठीक है। 19, 29, 39, 50 मतलब एक कम, क्योंकि इसी में पढ़ते हैं। 40 से कम 39, 30 से कम 29, मतलब एक चीज जो नंबर डिजिट है ना तो उसको वहीं पढ़ने में लगेगा। और ये वाली लाइन तो शायद आपने सभी ने अच्छे से याद कर लेना।
हिसाब किताब हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे सबकी बैंड बज जाती है। किसी को नहीं पता 49 जो है वो 40 वाला है, ये 40 में एक कम है, या वो 50 में एक कम है। तो लास्ट में जाके हर किसी में 39 में हर किसी को क्या डाउट होता है कि वो एक 40 में एक कम है या 30 में एक कम है। ठीक है, 59 किसी को नहीं पता वो 59 है या 69 है। ऐसे ही हर किसी के साथ, जैसे 69 है तो डाउटफुल रहता है 69 79, तो ऐसे हर किसी के साथ जाता है, तो अच्छे से याद कर ले। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है और क। अभी हमने स्वर कंप्लीट किए थे, अब हम करेंगे व्यंजन कंप्लीट। तो अब हम शुरू करते हैं क का मतलब होता है बुरा। अ का मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अ का मतलब था रहित होना, उससे निषेध होना। तो यहाँ पे भी हमने नेगेटिव फॉर्म पढ़ा था, तो भाई हम व्यंजन की स्टार्टिंग होंगी, कॉन्सोनेंट स्टार्ट होंगे तो उसकी भी स्टार्टिंग हम नेगेटिव ही रखेंगे। मतलब बुरा कपूत, बुरा पुत्र, हमने वहां सपूत पढ़ा था, मतलब अच्छा पुत्र पढ़ा था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कपूत मतलब बुरा पुत्र, कठोर बहुत ज्यादा कठिन, कसूर कमर, कमाल बहुत ज्यादा कमाल, मतलब कपास, कगार, कजरा, कमरा, कजली, कचरा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है का भी मतलब क्या होता है बुरा, लेकिन भाई डिपेंड करता है, वही एक बार चीज की सेम अर्थ होगा तो भी हमको वर्ड डिपेंड करता है कि कौन से को कहाँ यूज करना है। कायर, का पुरुष, काचर, कातिल, कातना, कायम, काफिर। काफिर का मतलब होता है दो चीजें होती है, एक तो शायद ट्रेवलर और दूसरा हिंदू, या दूसरे सॉरी, काफिर का मतलब आपकी जाति का नहीं हो वो। ठीक है, तो जाता है, ये मैंने अभी न्यूज़ में ज्यादा देख के सीखा है। कु का मतलब भी बुरा होता है, तो भाई जितने क का कु है सबका मतलब बुरा होता है, हीन होता है। ठीक है, कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुमार्ग, कुपथ, है ना, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स है वो सारे यहाँ पर, जैसे कि हमने वहां पर सु के लिए अच्छा वर्ड यूज किया था कि बहुत अच्छा है, अगर आपको उसको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप कु यूज कर ले, मतलब। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें डिफरेंस याद रखना है कि कहाँ पे क लगाना है किस बुरे के लिए, और किस बुरे के लिए का लगाना है, और किसके लिए कु लगाना है। तो तीनों के वर्ड्स डिपेंड करते हैं। अगर कपूत कलंक इस टाइप के है तो क यूज करें, कायर, का पुरुष, काजल ये है तो का यूज करेंगे, और रूप, सुपुत्र है ना इस टाइप का है, पूत, देखो यहीं पे एक डिफरेंस हो गया, यहाँ पे पुत्र है तो पुत्र यूज करेंगे, अगर पूत है तो कपूत यूज करेंगे। सुपुत्र, सुपूत, वो तो सु दोनों में आ गया था, लेकिन यहाँ पे अगर पूत है तो क, और पुत्र है तो कु। ठीक है, देन आता है चौ का मतलब होता है चार, मतलब चौराहा, चौपार, चौपाट, ये सारे जहां पे भी वर्ड्स आएंगे तो वहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं। भाई आज ये बहुत ज्यादा परेशान करेगा, इसने कसम खाई हुई है, लेकिन हमने भी कसम खाई हुई है कि हम ये कंप्लीट करने वाले हैं किसी भी हाल में, चाहे आप हमें कितना भी परेशान कर ले। अब यहाँ पे है, तो आप जिससे चार भी रिलेटेड वर्ड्स है तो वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं, लाइक चौप, मासा, चौरा, चौपाया, चौरंगा, चौपाल, चौपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन ती का मतलब ही क्लियर हो रहा है, तिमाही आ रहा है, 3 वर्ड आ रहा है, तो आप ती से तिमाही, तिरंगा, तिकोना, इस टाइप के जो वर्ड्स है वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं। मतलब जो हिंदी वाले वर्ड है वहां पे आपको मोस्ट ऑफ बुरा वर्ड और नंबर जो है वही यूज करना है, जैसे उन, चौ, ती, दू आया है, दू का मतलब 2 होता है, इक आ जाएगा तो इक का मतलब 1 होता है। तो क्या हुआ, दो मुहा, दुबला, दुरंगा, दुलती, दुनाली, दुराहा, दुकाल, एक्सेट्रा। नाना, नाना प्रकार कहते हैं ना, नाना प्रकार के, अच्छा वो सेम एग्जांपल भी आ गया, तो इसका मतलब होता है विविध, मतलब बहुत टाइप के, आपके पास में बहुत सारी वेराइटीज है, आप उसमें से कर सकते हो। तो नाना प्रकार के व्यंजन, नाना रूप, बहुत सारे रूप है उसके, नाना जाति, विभिन्न प्रकार की जनजाति, जाति, इस टाइप के वर्ड्स आप ले सकते हैं। नी का मतलब होता है अभाव, मतलब उस चीज की अब्सेंस। तो निकम्मा मतलब वो निकम्मा है, उसमें काम मतलब आलसी ही है, उसमें सद्गुणों का अभाव है। निहत्या, निठल्ला, निडर, निवास, निदान, ये वर्ड्स किसी किसी को सुनने को मिले होंगे। पंच, पच, या ये पंच होना चाहिए, तो पांच, पचरंगा, पचमेल, पचकूटा। तो भाई 10 तक की गिनती तो हो गई ना, शायद 8 रह गया है, 7 रह चुका है ना, कुछ कुछ कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे आगे हम। अब हम इसके आगे बढ़े तो अब हमारे पास में ना, oh God, ये तो फिर से रिपीटेड हो चुके हैं संस्कृत के, गए थे संस्कृत के, तो वो फिर से एक बार देख ले। अभी का मतलब क्या होता है, सामने। हाँ जी, तो अभी का मतलब होता है एक तो आपके सामने या आपके पास में, तो अभिमान, अभिमुख, अभिनत, अभिमत, अभिनय,
आपके सामने अभिनय किया जा रहा है, अभिनव, अभिवादन, अभियोग, इस टाइप के। देन आता है आ का मतलब तक। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब उसका सही या तक होता है, तो आजन्म मतलब जन्म तक, ठीक है। आमरण मरने तक, आगमन आपके आने तक, आक्रमण आप पे आक्रमण हो रहा है आप सहित, इस टाइप के। उत का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ये सारे जितने उपसर्ग है, तो आप इसको ना जो आपने पहले मेंशन किए होंगे, कौन से, जो आपने संस्कृत के किए हैं, तो वहां पे लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देती हूँ कि ये संस्कृत वाले हैं, क्योंकि ये हिंदी में मिक्स हो, हिंदी वाले साइड में आ चुके हैं, बाकी ये संस्कृत वाले हैं, ठीक है। जो अभी तक के पढ़े वो हिंदी के थे। उप मतलब क्या होता है, पास, गुण, उपदेश, उन्मत्री, एक्सेट्रा। तो आई होप अभी तक के जितने भी हमने पढ़े हैं, तो आपको वो सारी चीजें जो है वो याद रही होगी। इसी के साथ में और भी यहाँ पे और सारी, हाँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी देख सकते हैं। जैसे दुर का मतलब होता है बुरा, दुर्व्यवहार, दुर्भाग्य, दुर्योधन, दुर्गम, गलत रास्ता, ठीक है, बुरा रास्ता, दुर्गति, बुरी गति हो रही है, इस टाइप से। दुष का भी मतलब बुरा ही होता है, कठिन होता है, लेकिन ये कहीं और लगते हैं, ठीक है। दुस्साहस, इसका आधा जो है, इसका जो प्रोनाउंस होता है, तो ये आगे जाके क्या होता है, अगर कहीं पे आप देखो, क्योंकि आप नाम से क्लियर है, और मैंने आपको बताया था जहाँ पे हलंत लग रहा है, ये लग रहा है, मतलब वो जाके आधे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। म में था तो वो बिंदी में कन्वर्ट हो रहा था, क्लियर। लेकिन अब अगर स में है तो वो क्या, आधे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि दुस के साथ में साहस लगाया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दुस्साहस, ठीक है। मैं इसको आगे करके लिख देती हूँ, कहीं प्लेन जगह मिले तो। देखो, दुस साहस किया, तो ये क्या हो गया, दुस्साहस, ठीक है। मतलब दुस्साहस, हम उसको पढ़ना है दुस्साहस, ऐसे नहीं दुस्साहस, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं हम, दुस्साहस पढ़ रहे हैं। मतलब हम जब बात ही कर रहे हैं तो उसमें आधे का प्रोनाउंस हो गया। लेकिन एक चीज और यहाँ पे चीज है, जब आप पूरे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको एक चीज मिलने को मिलेगी। आधा स रोते वाला ही हुआ, यहाँ पे स कौन सा हुआ, यहाँ ये कौन सा हुआ, देखो, जब दुस मिल रहा है तो दुष्कार हो गया, मतलब कौन सा हो गया, श। ये वाला जो श है वो इसमें चेंज हो गया, तो मतलब क के साथ में, देखो जहां पे जितने भी क है तो उसके साथ में जब चेंज हो रहा है तो वो कौन सा, स षटकोण वाला ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि जब आप इस क वाले के साथ में यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या चीज, अच्छा मैं यही लिख लूं, अरे भाई, हाँ, देखो, दुस के साथ में मैंने अगर कार्य लिया है तो वो क्या हो गया, दुष्कार्य। या कोई भी कर ले लूं तो वो ये वाला श बनना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो वाला। एक्चुअली हिंदी की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बट मेरी बहुत ही ज्यादा खराब आ रही है, ठीक है। देन चिंता, दुश्चिंता, दुस्साहस। फिर यहाँ पे ये वाला सा पहले आया था, देखो, दुस्शासन, ठीक है, तो ये वाला सा लगा दिया हमने। यहाँ पे ये सा आया था तो ये वाला लग गया, क्लियर। देन आता है नी का मतलब होता है रहित, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, निडर, निवास, निरोध, नियम, निबंध, इस टाइप से। फिर एक होता है निर का मतलब भी होता है निषेध या विपरीत, उसके अगेंस्ट या बड़ा या बाहर। तो कहता है निर्लज, मतलब उसमें लाज ही नहीं है, ठीक है। उसकी वो है निर्भय, वो मतलब निर्भय है, उसमें भय ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो पीछे शब्द लगा है उसकी अब्सेंस लग जाना, ठीक है। निर्दोष, वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है। निरपराध, वो अपराधी नहीं है। तो क्या उसके जो पीछे वर्ड लगा तो उसके साथ में हो गया। निराहार, वो आहार नहीं है तो निराहारी है। निर्धन, उसके पास धन नहीं है, वो निर्धन है, क्लियर। देन आता है निस का भी मतलब क्या होता है, रहित, अच्छी तरीके से या बड़ा, ठीक है। वो जो निर है उसी की तरह से, लेकिन हम अलग अलग। निश्चल, ठीक है, निश धन चल कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर भी कौन सा हलंत लगा हुआ है, तो आपको एक बात क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे भी हमको आधे में कन्वर्ट करना है। तो निश्चल, निस धन चल, निश्चल हो गया। निश्चय, निस्चार, निस्सार, निसंदेह। अगर सा सरोते का है तो वो आधा सा में ही कन्वर्ट होगा, अदरवाइज डिपेंड करता है कि वो सलजम में जाए या षटकोण में जाए। परा का मतलब क्या होता है, तिरस्कार, विपरीत, पीछे, परोपकार, ठीक है। पराजय, पराक्रम, ठीक है, पराभव, ठीक है। पराजय जिसमें जय नहीं हो, जय के विपरीत, मतलब जय के विपरीत मतलब क्या, वो पराजय, कि वो जीत नहीं सकता, ठीक है। परावर्तन, परास्त, पराकाष्ठा। देन आता है परि, तो परि का मतलब होता है पूर्ण, मतलब उसे
उसके पास लिख सकते हैं पूर्ण, ठीक है। परिवर्तन, पुरावर्तन, परिणाम, उसका जो परिणाम था, परिपूर्ण कि वो पूरा पूर्ण हो चुका है। कहना ना कि भाई मैं तो परिपूर्ण हूँ, सब हो गया है, अब मतलब मेरे सारे काम डन हो चुके हैं, गंगा नहा ली। परिसर, परिधि, परिणति, इस टाइप के वर्ड जितने भी थे तो ये हो गए। अब कुछ उर्दू और फारसी के शब्द पढ़ लें। जैसे अल का मतलब होता है निश्चित, मतलब रखने में डैम श्योर कि आपको थोड़ी ना थोड़ी दिक्कत तो आएंगी, और हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ये भी दिक्कत आएंगी। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि अभी आप सिर्फ हिंदी के पढ़े, देन आप नेक्स्ट टर्म में आप उर्दू के पढ़े, फिर आप संस्कृत के पढ़े, इस टाइप से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब ईमानदारी से एक बार आप पूरा ऐसा पढ़ने बैठेंगे ना तो फटाफट फटाफट आपको सारी चीजें जो है वो याद हो जानी है। अल का मतलब होता है निश्चित। अलविदा मतलब विदा, मतलब निश्चित ही अब ये विदा ले रहे हैं, अब ये वापस नहीं आएंगे, कहते ना कभी अलविदा ना कहना। अलबत्ता, अलहदा, अलबेला, अलमस्त। कम का मतलब होता है थोड़ा, यहीन तो कम बखत, बहुत ही कम बखत है, उसमें थोड़ा ही है, कमजोर है, उसमें जोर ही नहीं है तो वो कमजोर है। कम सिन, कम कीमत, कम अक्ल, कम खर्च, जो हर सुनता है। खुश, खुश का मतलब प्रसन्न होता है, मतलब अच्छा होता है। खुशबू, खुश दिल, खुश मिजाज, खुशनुमा, जो हम हैं अभी, खुशहाल, खुश नशीब। खुश नशीब, मुझे शायद स का प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी जबान स्लिप हो रही है। खुश किस्मत, किस्मत, खुशखबरी। गैर का मतलब होता है निषेध, तो कहता है गैर हाजिरी, मतलब उसकी हाजिरी नहीं है, तो गैर हाजिर मत होना। कहते हैं गैर कानूनी, मतलब कानून के अंडर में आप ये काम नहीं कर रहे हो, ये गैर कानूनी है, आपको कानून के अंडर होना चाहिए, यहाँ पे कानून की अब्सेंस है। गैर मर्द, गैर सरकारी, गैर वाजिब, गैर जिम्मेदार। देन आता है दर, दर का मतलब होता है में, दरअसल, असल में, दरकार, कार में, दरमियान, उसके उस काम के दरमियान, दर बदर, दरकीकत, दरबार। ये उर्दू, मतलब इससे पता ही चल रहा है कि उर्दू के वर्ड्स है। तो यहाँ पे हमारे फिनिश होते हैं उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग की फिर से एक डेफिनेशन बता दूं कि वो शब्द जो कि किसी दूसरे शब्द के सामने लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द क्रिएट हो जाता है, इट इज कॉल्ड उपसर्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि उपसर्ग एक्चुअल में क्या होते हैं। और उपसर्ग की इतनी सारी जो लिस्ट पड़ी हुई है आप लिख के ले लीजिए, इसमें से आपका 9th 10th 11th 12th पूरा आराम से कवर हो जाने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे प्रत्यय पढ़ने के लिए कि भाई प्रत्यय क्या होते हैं। तो ओ शिट 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 भाई, और बाकी है, ठीक है, बाकी है। ना का मतलब होता है नहीं, आप कहीं पे भी नहीं लगा रहे हो तो नाकाम, काम नहीं है, नहीं करते। नापसंद, उसे पसंद नहीं है। नलायक है, वो किसी नलायक नहीं है तो वो नलायक है, ठीक है। बा का मतलब होता है अनुसार, साथ में। बा मौका मतलब मौके के अनुसार, मौके के साथ। बा इज्जत, इज्जत के साथ। बा मुलायजा, ठीक है। बादब, बा मुलायजा, होशियार, खबरदार। बद का मतलब होता है बुरा, और बुरे का मतलब, या ठीक है बुरा मतलब हम किसी को कहते हैं बदनाम, मतलब उसका नाम बद कर रहे हैं, मतलब उसका नाम खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। बदमाश, बदचलन, बदतमीज, बदबू, बदतमीज, बदहजमी, ओके, बदहवास, खूबसूरत, एक्सेट्रा। बे का मतलब होता है बिना या रहित, ये सारे पता है, बेईमान, बेचारा, बेअकल, बेहिसाब, ये सब हो गए। ला का मतलब परे, बिना, लापरवाह, लाचार, लावारिस। सर का मतलब होता है मुख्य, और इसे क्या होंगे, सरकार, सरदार, मतलब उस एरिया के सरकार। सरदार मतलब सभी लोगों का हेड। सरपंच, पांचों का पंच, सरपंच, मुख्य। सरहद, ठीक है, मतलब जो मेन बाउंड्री होती है, मतलब आपकी स्टेट वाइज नहीं, एकदम देशों वाली, तो वो मुख्य जो सीमा हुई वो सरहद हो गई। तो फाइनली यहाँ पे हमारे उपसर्ग खत्म होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं प्रत्यय की ओर। नहीं, ऐसे क्या तो नहीं बढ़े। अब प्रत्यय क्या होते हैं, तो 1 मिनट का ब्रेक और आप फटाफट जितने उपसर्ग है वो प्रिपेयर करके आ जाए तो हम प्रत्यय स्टार्ट करें। हाँ जी, तो अब हम बात करने वाले हैं प्रत्यय के बारे में कि एक्चुअल में प्रत्यय क्या होते हैं। तो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि उपसर्ग पहले लगाते हैं तो प्रत्यय बाद में लगाते हैं। मतलब जब भी किसी शब्द, यहाँ पे बीच में आपके पास एक कॉमन वर्ड चलने वाला है, कोई शब्द, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि मेरे वर्ड्स बहुत अच्छे बने, ताकि क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो शब्द, तो ये शब्द है, अगर मैं इसके सामने कोई वर्ड लगा रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अगर मैं पीछे लगा रही हूँ, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि उसके मैं पीछे लगा रही हूँ, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय,
ठीक है, अगर कोई भी वर्ड है और उसके पीछे अगर मैं कोई शब्द बना के एक नया शब्द ओरिएंट कर रही हूँ तो वो प्रत्यय कहलाएगा। अगर उसके सामने कोई वर्ड लगा के हम नया वर्ड बना रहे हैं तो वो उपसर्ग कहलाएंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी, कि उपसर्ग जो होते हैं उनमें भी अपने अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन प्रत्यय जो लगते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। और जैसे ही ये किसी और के साथ ऐड हो जाते हैं, किसी और शब्द के साथ ऐड होकर के एक नया शब्द बनाते हैं तो वो मीनिंगफुल बनता है। ऐसा नहीं कि इसका कोई अपना मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो वो बेमतलब ही बने। ठीक है, क्योंकि यूजलेस तो हम कोई भी काम नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे किसी भी शब्द के साथ में अगर पीछे के साइड में कोई, मतलब पीछे, उसके पीछे आता हुआ कोई शब्द लगता है तो हम उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी एकदम ईमानदारी बुक की भाषा वाली लैंग्वेज भी पढ़ लें, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ हमारे याद रखने के लिए किया हुआ है। मिट जाओ, मिट जाओ, मिट। ओके, जो मेन शब्द हो गया और जो अय है ये इसका प्रत्यय हुआ। प्रति का मतलब साथ में लेके चलना लेकिन बाद में। ठीक है, और अय का मतलब क्या होता है, चलने वाला। तो क्या हुआ, साथ में लेकिन बाद में चलने वाला, पीछे चलने वाला। तो क्या हो गया, ये प्रत्यय। एक्चुअली मैं पूरी तरीके से गलत भी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको वहां पे भी ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि प्रति अपने आप में एक उपसर्ग भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन प्रति को हम क्या लेंगे, शब्द लेंगे, और ये आय जो है इसके पीछे आने वाला जो प्रत्यय है वो हो गया। ठीक है, अब कहीं मैं ट्रेंड ना हो जाऊं कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ। ओके, तो प्रत्यय का मतलब क्या हुआ कि प्रति प्लस अय, मतलब एक जो प्रति है वो शब्द के इसमें हो गया और जो अय है वो उपसर्ग में हो गया। तो प्रत्यय अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो प्रत्यय जो है वो किस तरीके से बनेगा, अगर हम प्रत्यय को भी तोड़ेंगे जिस तरीके से हमने उपसर्ग को तोड़ा हुआ था, तो प्रति प्लस अय, तो क्या हो गया, प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से संधि यूज होने वाली है, तो पे अब कहेंगे कि प्रति जो है वो हमने उपसर्ग में भी यूज किया हुआ है, क्योंकि उपसर्ग में हमने बहुत सारे प्रति से लेकर के प्रतिदिन, प्रत्येक, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, प्रत्येक, प्रत्यय, है ना। तो हमने बहुत सारी चीजें बनाई है, तो लेकिन यहाँ पे जो प्रत्यय है वो हमने लास्ट में, देखो यहाँ पे प्रति को हम एज अ वर्ड यूज करेंगे। वो शब्द जिसके आगे लगाने से उपसर्ग बनता है या पीछे लगाने से प्रत्यय, तो यहाँ पे हम प्रति को एज अ शब्द यूज करेंगे, और उसके बाद में आय जो है ये क्या बन गया, हमारा प्रत्यय है। और आय का अपने आप में कोई भी मतलब नहीं होता है। तो प्रत्यय का मतलब इससे क्या हुआ कि जितने भी प्रत्यय हैं वो उसकी अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन जब वो किसी शब्द के साथ में, जैसे इस मिल गए, तो वो एक ऐसा शब्द बन जाता है जिससे कोई ना कोई अर्थ निकलता है, मतलब वो मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। पहले वो मीनिंगलेस रहता है, देन वो मीनिंगफुल बन जाता है। ओके, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे या अंत में जुड़ करके नवीन शब्द का निर्माण करके अर्थ, पहले शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और कभी कभी परिवर्तन नहीं होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसके एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के। तो जैसे कि हमने उपसर्ग में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी थी, जिससे कि आपके जितने भी एग्जाम में आने वाले जो भी क्या कहना चाहिए एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे ऑटोमेटिकली कवर हो रहे थे। तो हम ऐसे ही अब ढेर सारे प्रत्यय भी पढ़ लेंगे, ताकि हमें अलग से पढ़ने की कोई भी नीड ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो कृत्यवाचक कहाँ पे होगा, जहां पे आपको कोई भी काम करने का बोध हो रहा है, मतलब जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो या आप वो कोई काम करने वाले हो। ठीक है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मतलब कृत्यवाचक है ना, तो उस टाइप के कोई ना कोई वर्ड्स क्रिएट होने वाले हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात की हमने आर, ठीक है, आर का अब यहाँ पे आप कोई मतलब ढूंढने मत जाना कि आर का मतलब क्या होता है। वो अल्फाबेट वाला आर अलग है, क्योंकि प्रत्यय जितने भी होंगे उसमें इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। इसके बाद में मैं आपको ना उसका बताऊंगी कि किसी वर्ड में से प्रत्यय को कैसे फाइंड आउट करें। ओके, तो आर है, तो अब आप आर जो है इसके साथ में कैसे बनाएंगे, तो देखो सुनार, तो सुन, सुन प्लस आर, तो क्या हो गया, ये सुनार हो गया। सुनार एक जाति है, सुनार एक काम करने वाले की प्रजाति है जो सोने का काम कर, उसे क्या कहते हैं, मतलब किसी कार्य के करने वाले का बोध। क्लियर था। तो सोने का काम करने वाले जितने होते हैं वो क्या कहते हैं, सुनार कहलाते हैं। अगर हम बात करें लोहार की, तो कैसे बना, लोहा, लोह, ठीक है, लोह प्लस आर, क्या हो गया, लोहार हो गया। क्लियर।
तो ऐसे ही चम्हार, देन कुम्हार, कुंभ प्लस हार है ना, कुंभ प्लस हार, तो ऐसे ही सारे जो वर्ड है वो बनते जाएंगे। अब हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, ओरा। ठीक है, ओरा क्या होगा, ओरे का भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ये मैं खुद ही सोचने लगती हूँ कि भाई ओरा का मतलब क्या है, या किसी भी वर्ड का, लेकिन हमें यहाँ याद रखना है कि जितने भी प्रत्यय है उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ओरा है, तो जैसे चट, चट में हमने ओरा जोड़ा तो क्या हुआ, ये ट में ये ओ जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, चटोरा। यार प्लीज बिलीव मी कि मेरी रियल में राइटिंग बहुत अच्छी है, जितनी गंदी हाँ आती है इतनी अच्छी इसमें है। ओके, तो चटोरा, खटोरा, नदोरा, इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड वाली, अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर आगे की ट्रिक की बात करते हैं। अब बात आ रही है इया, या प्रत्यय लगा करके कोई भी मतलब किसी शब्द में उसको क्रिएट करना है, तो आप क्या करें, देखो दुख प्लस इया करूं तो क्या हो गया, दुखिया। सुखिया, सुख प्लस इया सुखिया, रस प्लस इया रसिया, गड प्लस गडर प्लस इया गडरिया, ऐसे हो गए। ईयल, मरियल, मरी प्लस ईयल क्या हो गया, मरियल, सड़ी, सॉरी। क्या एरा का, एरा क्या हुआ कि आपने सांप में एरा किया तो क्या बन गया, वो सांप प्लस एरा इज इक्वल्स टू सपेरा। और ये शब्द कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये वाले जितने भी है तो आपको संधि में बहुत अच्छे से समझने को मिलेंगे कि हमने ये प्लस में जो मात्राएं हैं ये मात्राओं का खेल कैसे किया, क्योंकि प्रत्यय में सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे जाती है, क्योंकि उपसर्ग में एक शब्द ऑटोमेटिक दिया हुआ होता है तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय में ये दिक्कत जाती है कि कोई भी शब्द के साथ में क्योंकि मात्राएं कनेक्ट हो जाती है तो क्या होगा कि हमको वहां पे दिक्कत होने लगती है। जैसे कि था और दुख था तो दुख और ख में ई किया तो वो खी हो गया दुखिया। तो यहाँ पे जब हम संधि पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे समस्या आती है कि हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करें कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। तो क्या करेंगे, प्रत्यय में आपको प्रत्यय, वैसे तो मोस्ट ऑफ यही होगा कि आपको किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ के आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है, नया शब्द बनाना है। लेकिन सपोज आ गया कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या करेंगे, 2 बार लाउडली आप उस वर्ड को बोलेंगे, मतलब ऐसे प्रोनाउंस करते हुए, जैसे दुखिया, 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 दुखिया। तो अपने आप क्या होता है, पहले अपने आप से दुखिया बोल रही हूँ मैं तो दुख निकल रहा है, फिर इया निकल रहा है, तो मतलब क्या कि मैंने जब प्रोनाउंस में जो मेरे लास्ट में एक अलग सा वर्ड निकला तो मैंने उसको दुखिया अलग कर लिया। मरियल, मरियल, तो यल करके मर प्लस ईल निकल रहा है तो मरियल, मरियल ऐसे निकल रहा है, तो मर प्लस ईल। तो प्रोनाउंस जैसे ही हम करते जाएंगे, मतलब ये फ्री फोकट की मेहनत है। जब आप 2 से 3 बार इसको प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एया, ये वैया जो है ये बना के गवैया बना है, तो गवैया, 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 तो हमको अलग ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने गव प्लस इया लगाया या एया लगाया तो मेरे पास एक नया वर्ड बन गया गवैया। क्लियर। तो जैसे लड़ाकू, 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 तो लड़ प्लस आकू एक वर्ड बना, लड़ प्लस आकू। क्योंकि मेरी तो ट्रिक यही है कि मुझे अगर कहीं से फाइंड आउट करना है तो मैं 2 से 3 बार उसको प्रोनाउंस करती हूँ और अपने आप वो शब्द जो है वहां से है। तो प्रत्यय में थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उतना ही इजी इसको फाइंड आउट करना है। तो होप आपको ये वाले समझ में आ रहे हो। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास नेक्स्ट वाला कौन सा, भाववाचक। तो भाववाचक में क्या होता है, जहां पे अभी हम लोगों ने कृत्यवाचक देखा मतलब किसी के काम करने का बोध हो रहा था, तो भाव में क्या होगा, किसी भी भाव का बोध होगा, मतलब कोई इमोशन जो है वो वहां से कनेक्ट होगा, तो कोई इमोशनल वाला जो आ रहा है तो वहां पे भाववाचक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्यास, हमको प्यास लगती है, फिर हमने प्यास में आ जोड़ दिया तो हो गया प्यासा। ठीक है, प्यास, प्यासा हो गया। तो प्यासा क्या हुआ, एक भाव है कि वो भाई प्यासा है, उसको प्यास लगी है। तो यहाँ पे आ प्रत्यय जोड़ करके हमने क्या वर्ड बना लिया, भूख प्लस आ, भूखा, प्यासा। ठीक है, ये आ था, सॉरी मैंने ख ही लिख दिया शायद, हाँ। तो ये हो गया हमारे पास में, ये भूख है तो ये हो गया भूखा। जब हमने बात की भूखा, 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 तो भूख, भूख अलग निकल गया, आ अलग निकल गया, तो आप यहाँ से आ प्रत्यय निकाल सकते हैं, आई। ठीक है, आई मतलब वो मम्मी वाला आई नहीं है यहाँ पे, तो क्या हुआ, आई, मिठाई, मीठा प्लस आई मिठाई हो गया। सिलाई, सिलना प्लस आई, सिल प्लस आई सिलाई हो गया। भला, आई भलाई हो गया। तो ऐसे 2 से 3 बार जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपका प्रत्यय अपने आप यहाँ से साइड हो जाएगा। तो आई प्रत्यय के साथ में क्या हो गया, भलाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मतलब जहाँ पे लास्ट में ई का प्रोनाउंस आ, ई का प्रोनाउंस आए वही। आपा, आपा बुढ़ापा, मोटापा। क्लियर। आस के साथ में क्या हुआ, मिठास, खटास, भड़ास। ई गर्मी,
मजदूरी, पहाड़ी, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी, गरीब प्लस ई गरीबी, खेती प्लस खेत प्लस ई खेती, हो गया पन, लड़कपन। तो ये जितने भी वर्ड्स है आप देखेंगे यहाँ से कोई ना कोई भाव, लड़कपन मतलब ऐसा लड़ियाने वाला तो एक भाव हो गया, मिठास की मीठा लग रहा है तो वो एक भाव ही हो गया ना कि मिठास लग रही है, खटास को खट्टा लग रहा है, बुढ़ापा तो ये भी हो गया ना कि एक एज के साथ में आप जा रहे हैं तो हो गया। देन नेक्स्ट वाला जो आता है वो है हमारा कौन सा, संबंधवाचक, मतलब जहां पे एक रिलेशन के ऊपर बात होती है। जैसे आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं आपकी टीचर, आप मेरे स्टूडेंट, या आप मेरे टीचर, मैं आपकी स्टूडेंट, तो एक रिलेशन बन रहा है। तो वैसे ही जितने भी रिलेशंस वाले आते हैं तो वहां पे भी ये चीजें क्रिएट होती है। देखो यहाँ पे कई चीजें जो है वो रिपीटेड मिलेंगी, तो वो तो सेम प्रत्यय मिलेंगे, रिपीट होंगे, बट हमने उसको हमारी सहूलियत के लिए क्या किया, डिवाइड कर दिया है। आई प्रत्यय अभी हमने मिठाई, खिलाई, पढ़ाई, बुनाई इसमें भी देखा था, आई हम फिर से रिपीट करेंगे, अब हम उसको रिश्तों के लिए यूज करेंगे। तो बहन में हमने आई कर दिया, बहन तो क्या हो गया, बहनोई हो गया, उसके अंदर रसोई हो गया, नंदोई हो गया, ठीक है, नंदोई। तो इस तरीके जैसे एरा प्रत्यय है, ठीक है। अब एरा कैसे बनेगा, देखो चाचा में हमने एरा किया तो क्या बन गया, चचेरा, क्लियर। मौसा में हमने एरा कर दिया, मौसेरा बनेगा, मौसेरा जो मौसे के साइड का हो, मौसी के साइड का हो। आरी, लुहारी, सुनारी, मनिहारी, मनी प्लस मैंने मनीहा, मनीहा, ठीक है, कर दिया। ससुराल, ससुर प्लस आल, ससुराल हो गया। नैनी प्लस मतलब ननी मैं करूंगी मैं आल तो ननिहाल हो गया। तो इस टाइप के वर्ड्स, तो जितना हमको प्रत्यय कठिन लगते हैं वो इतने ही इजी प्रत्यय होते हैं। अब बात करते हैं लघुवाचक। तो लघुवाचक क्या होता है, जिसमें एकदम लघुता या न्यूनता हो, मतलब छोटे छोटे से। जैसे रस्सी, देखो रस्सी में आपको कहीं से कहीं तक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक प्रत्यय है, तो रस्सा ई कर दिए, रस्सी हो गई। कटोरी, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको वो चीजें समझ में नहीं आती है। जैसे इया, खटिया, खटिया, लुड़िया, लुड़िया, चुटिया, चुटिया, ड़ा, मुखड़ा, दुख प्लस लड़ा, दुखड़ा, चम प्लस ला, चमड़ा, ड़ी, टुकड़ी, पगड़ी, बछड़ी, ओला, ओला खट प्लस ओला, खटोला, मझ प्लस ओला, मझोला, सप प्लस ओला, सपोला। इस टाइप से चीजें जाती है। और सबसे इजीएस्ट वे आपको बता दिया कि आप 2-3 बार प्रोनाउंस करें तो अपने आप उस वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। और भी बहुत सारे ऐसे प्रत्यय होंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ वही प्रत्यय यूज किए हैं जो कि आपके क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्यय वाला जितना भी सेक्शन है ना वो ऑलमोस्ट हम संधि में कवर करेंगे ही करेंगे। तो जितना आपको इंपॉर्टेंट है, इवन आपको और कुछ लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम फिर से प्रत्यय वाले जो सेक्शन है वो एक बार फिर से लेके आएंगे। और वैसे भी एक नेक्स्ट वीडियो में हम ढेर सारे प्रत्यय की जो है प्रैक्टिस करेंगे, उपसर्ग की करेंगे। और नेक्स्ट आपका जो वर्ड फॉर्मेशन है इसी में हमें समास भी कंप्लीट करना था, लेकिन बहुत सारी खिचड़ी एक साथ पक जाएंगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समास को कंप्लीट करेंगे, देन दूसरे इसमें जाएंगे। तो आई होप आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही समझ में आए होंगे, सारे एग्जाम्पल्स आपके कवर हुए होंगे। तो फटाफट एक बार रिवाइज के लिए इसको एज अ रिविजन वीडियो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और फिर सारे क्वेश्चन बुक के जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना। थैंक यू।